हेलो स्टूडेंट्स, हम विगत लेक्चर में पुरातात्विक स्रोत सामग्री की चर्चा कर रहे थे। अब हम अपने कालखंड, जिस प्राचीन भारतीय इतिहास के कालखंड विशेष के संदर्भ में हमारा पेपर है, उसमें पुरातात्विक स्रोत सामग्री में उत्खनन सामग्री और अभिलेखीय स्रोतों के अतिरिक्त मुद्राएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। जैसा कि एक वेल नोन फैक्ट है, एक सामान्य प्रचलित तथ्य है कि भारत के प्राचीनतम सिक्के पंच मार्क्ड कॉइन्स या आहत सिक्के थे। उसी प्रकार से दूसरे जाना पहचाना फैक्ट ये भी ऐतिहासिक कि भारत में सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। साधारणतः 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है। मुद्राएं कई प्रकार से ऐतिहासिक स्रोत सामग्री का कार्य करती हैं। सर्वप्रथम तो मुद्रा का अपना स्वरूप या स्वयं का जो आकार प्रकार है वो हमें आर्थिक इतिहास के विषय में जानकारी देता है। मुद्राओं पर उत्कीर्ण जो विषय हैं या जो कुछ भी मुद्राओं पर अंकन किया जाता है वो अपने आप में समकालीन इतिहास के बहुत से पक्षों को विश्लेषित करता है, विवेचित करता है। और यदि मुद्राओं पर लेख अंकित हैं, लेख उल्लिखित हैं या मुद्राओं पर लेखों का अंकन किया गया है जो कि तो उन लेखों से हमें तत्कालीन समय की लिपि, प्रचलित भाषा के साथ साथ उस लेख की जो विषय वस्तु है वो भी हमें इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्राएं भी इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री का कार्य करती हैं। किसी काल विशेष में किस धातु के सिक्कों की बहुलता थी, उन सिक्कों की शुद्धता किस पैमाने पर कितने अधिक शुद्धता थी या उनमें अशुद्धता कितनी थी, तो इस सब के आधार पर उस काल विशेष में आर्थिक स्थिति कैसी थी उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है या उसका अनुमान लगाया जा सकता है। मालव, यौधेय आदि गणराज्यों, पांचाल गणराज्य, इन सभी की जानकारी का हमें मुद्राओं से मिलती है। वहीं दूसरी ओर कनिष्क और समुद्रगुप्त के इतिहास के विषय में भी मुद्राओं से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त वीणा वादक थे या संगीत के जानकार थे। इसकी जानकारी हमें मुद्राएं देती हैं क्योंकि उनकी मुद्राओं पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इंडो ग्रीक शासकों और इंडो बैक्टीरियन शासकों के विषय में भी हमें उनके सिक्कों से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इंडो यूनानी, इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही हैं। शक पल्लव युग की मुद्राओं से उस काल की शासन पद्धति का ज्ञान होता है। उन मुद्राओं पर उत्कीर्ण लेखों से यह पता चलता है कि पल्लव राजा अपने गवर्नर के साथ शासन करते थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की अश्वमेध शैली की मुद्राओं से ये अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया होगा। सातवां नरेश सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने समुद्र विजय की होगी, या कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राएं पश्चिम भारत में शकों पर उनकी विजय के विषय में हमें जानकारी देती है। तो इस प्रकार से मेरा कहने का अर्थ ये है कि मुद्राएं भी हमें विभिन्न प्रकार से अपने समकालीन इतिहास को जानने समझने के लिए स्रोत सामग्री उपलब्ध करवाती हैं। उनका उचित प्रकार से किया गया विश्लेषण तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक हर एक ऐतिहासिक पहलू पर प्रकाश डालता है। इसी प्रकार से इसी श्रृंखला में, पुरातात्विक स्रोत सामग्री की श्रृंखला में एक अन्य भाग भी आता है, वो है स्मारक। स्मारकों के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ इत्यादि आती हैं और ये सभी अपने युग की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का बोध कराती हैं। इससे हमें भारतीय कला के विकास का भी ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही तत्कालीन समाज की आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठता का भी पता चलता है।
तो जो स्मारक हैं वो भी अपने आप में प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोत सामग्री होते हैं। यदि स्मारकों में कोई लेख मिलते हैं तो वो और अधिक जानकारी देते हैं अपने समय की, और इन स्मारकों के कला शैली या इनका जो बनावट है वो भी हमें अनेक ऐतिहासिक पहलुओं से अवगत कराती है। तो स्मारक अपने आप में प्रमुख पुरातात्विक स्रोत सामग्री का कार्य करते हैं, और स्मारकों के आधार पर भी हम तत्कालीन समाज, संस्कृति और कला के साहित्य या विकास क्रम को समझने की चेष्टा कर सकते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि पुरातात्विक स्रोत सामग्री भी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। जब हम 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के विषय में स्रोत सामग्री की बात करते हैं तो ये विभिन्न पक्ष हैं स्रोत सामग्री के, जो हमें उस समय विशेष पर प्रकाश डालते हैं, उस समय विशेष को समझने में हमारी मदद करते हैं, और उस समय से लेकर उस समय विशेष में जो भी विकास क्रम रहा है मानवीय जीवन का, उसे और अधिक अच्छे से जानने समझने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करते हैं। तो ये तथ्यात्मक जानकारी 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के मध्य के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात आती है कि दोनों ही तरह की स्रोत सामग्री में से कौन सी श्रेष्ठ है, या फिर क्या दोनों में ही कुछ कमियां हैं, या फिर दोनों ही श्रेष्ठ हैं। हम इनका इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं। जब हम स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो हमें ये जानना समझना चाहिए, ये दोनों ही प्रकार की स्रोत सामग्री, चाहे वह साहित्यिक स्रोत सामग्री हो या पुरातात्विक स्रोत सामग्री हो, अपनी अपनी कुछ विशेषताओं से युक्त है, और वो विशेषताएं इन्हें महत्वपूर्ण बनाती हैं। साथ ही दोनों में कुछ न कुछ कमियां भी हैं। तो ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक होने का काम भी करती हैं। जैसे भारतीय साहित्यिक स्रोत सामग्री पर सबसे पहला आक्षेप तो यही लगता है कि इसमें घटनाओं की क्रमबद्धता नहीं है, तिथि क्रमबद्धता का अभाव है। वही पुरातात्विक स्रोत सामग्री इस संदर्भ में, क्योंकि हम आधुनिक विज्ञान की सहायता लेते हुए उसमें तिथि क्रम का निर्धारण कर सकते हैं, जो उत्खनन सामग्री या वस्तुएं मिलती हैं उनका, अभिलेखों का। तो उस दृष्टिकोण से दोनों एक दूसरे की अनुपूरक दिखाई पड़ती हैं। वहीं साहित्यिक स्रोत सामग्री के साथ में विषय निष्ठता का भी एक पक्ष जुड़ा हुआ है, और उस पक्ष की वजह से उसमें जिन विशेष उद्देश्यों से वो साहित्य लिखा गया होता है और जिस व्यक्ति विशेष ने उसका लेखन किया होता है, उसका अपना विचार, उसका अपना व्यक्तित्व भी उसमें कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। जबकि पुरातात्विक स्रोत सामग्री एक तरीके से कह सकते हैं निष्पक्ष होती है, अधिक निष्पक्ष, अधिक सटीक होती है। बट उसके साथ अगर अभिलेखीय है तो वहाँ भी वही साहित्यिक वाली कमी आ जाती है। बाकी और पक्षों को देखा जाए तो अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से तो वो कुछ भी नहीं कहती, वहाँ भी हम अनुमान लगाते हैं या तत्कालीन समय को विवेचित जो हैं वो इतिहासकार और विद्वान करते हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों ही तरह की पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत सामग्री एक दूसरे की अनुपूरक हैं। दोनों का इस्तेमाल तार्किक रूप से किया जाए और किसी भी घटनाक्रम या स्रोत को का निष्पक्ष रूप से अगर विश्लेषण किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए, तो निश्चित ही प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम स्रोतों के आधार पर तथ्यात्मक विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं, एक सटीक और सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनेक कमियों के बावजूद हम भारतीय इतिहास को सटीक रूप से चित्रित कर सकते हैं या तथ्यात्मक रूप से चित्रित कर सकते हैं। तो स्रोतों की भूमिका ऐतिहासिक अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्रोत उसमें वैज्ञानिकता का पुट लाते हैं। अगर स्रोत सटीक हैं, तथ्यात्मक हैं और कई क्रॉस चेक किए हुए हैं, वेरीफाई किए हुए हैं, तो स्रोत इतिहास निर्माण को अधिक वस्तुनिष्ठ के साथ साथ अधिक वैज्ञानिक बनाते हैं। अधिक उचित ढंग से हम इतिहास का और इतिहास के घटनाक्रम का, मानवीय विकास को विश्लेषित और विवेचित कर सकते हैं। तो स्रोतों की भूमिका प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।